हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी प्लेन में यदि दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उस दोनों लाइंस के स्लोप के बीच क्या रिलेशन होगा। मतलब इसका स्लोप अगर m1 है, फर्स्ट लाइन L1 का स्लोप अगर m1 है और सेकेंड लाइन L2 का स्लोप अगर m2 है और ये दो लाइन आपस में पैरेलल है तो m1 और m2 के बीच क्या रिलेशन होगा। और उसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि यदि किसी प्लेन में दो लाइंस L1 और L2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उस दोनों लाइंस के स्लोप के बीच क्या रिलेशन होगा। तो स्टूडेंट्स, जब भी हम टू डायमेंशनल प्लेन में मतलब किसी प्लेन में जब हम एक से अधिक लाइंस के बारे में सोचते हैं तो हम ये देखते हैं कि लाइंस या तो एक दूसरे के पैरेलल होगा या फिर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। यही दो कंडीशंस हो सकते हैं किसी प्लेन में दो लाइंस का, मतलब यही दो पोजीशन होगा, या तो दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो जाए या फिर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो। इसके अलावा किसी प्लेन में दो लाइंस का कोई तीसरा कंडीशन नहीं होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि एक प्लेन लेंगे और उस प्लेन पे दो लाइन को ड्रॉ करेंगे और हम ये देखेंगे कि उस दोनों लाइन के स्लोप के बीच क्या रिलेशन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम एक प्लेन लेते हैं, इस तरह से XY प्लेन, ठीक है ना, ये XY प्लेन है। इस प्लेन पे हम दो नॉन वर्टिकल लाइंस लेते हैं। ये पहला लाइन है L1 और एक दूसरा लाइन हम ये लेते हैं, ये है L2, ठीक है। पहला जो लाइन है L1 उसका इंक्लिनेशन हम θ1 लेते हैं और दूसरे लाइन L2 का इंक्लिनेशन हम θ2 लेते हैं और पहले लाइन का स्लोप m1, दूसरे लाइन का स्लोप m2 है, ठीक है। अब जरा देखिए, मैं यहाँ पे दो नॉन वर्टिकल लाइंस ली हूँ, नॉन वर्टिकल लाइंस, क्योंकि अगर मैं वर्टिकल लाइन लेती, इस तरह से अगर मैं लाइन लेती, एक लाइन ये और इसके साथ एक ये लाइन, दो लाइन अगर मैं लेती इस तरह से, तो देखिए लाइन का जो इंक्लिनेशन होता वो 90 डिग्री होता है ना, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे वर्टिकल लाइन कहने का मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बनाता हो एक्स एक्सिस के साथ। तो वर्टिकल लाइन हम लेते तो ये एंगल जो है, इंक्लिनेशन जो है इस लाइन का वो हो जाता 90 डिग्री, और 90 डिग्री जैसे ही इंक्लिनेशन होता तो वर्टिकल लाइन का स्लोप 1090 डिग्री हो जाता, और 1090 डिग्री तो अनडिफाइंड होता है। तो जब हमें स्लोप अनडिफाइंड आ जाएगा तो हम कैसे किसी भी दो लाइंस के स्लोप के बीच के रिलेशन को निकालेंगे, है ना। तो जब भी हमें किसी दो लाइंस के बीच, किसी दो लाइंस के स्लोप के बीच के रिलेशन को बताना हो तो हमें नॉन वर्टिकल लाइंस लेने होंगे, क्योंकि वर्टिकल लाइंस लेने पे तो स्लोप अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो देखिए मैं इस तरह से दो लाइन ले ली हूँ। यहाँ पे m1 जो है इज इक्वल टू tan θ1 एंड m2 इज इक्वल टू tan θ2 है। आ रही बात समझ में। अब यदि लाइन L1 लाइन L2 के पैरेलल है तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। इफ लाइन L1 is parallel to line L2 then क्या होगा, जब लाइन L1 लाइन L2 के पैरेलल होगा तो इंक्लिनेशन जो है दोनों लाइन का वो इक्वल होगा। इंक्लिनेशंस आर इक्वल। अब इंक्लिनेशन इक्वल होने का मतलब θ1 और θ2 इक्वल होगा, दैट इज θ1
इज इक्वल टू थीटा 2। अब ऐसा क्यों लिखी हूँ मैं कि जब लाइन L1 L2 के पैरेलल होगा तो थीटा 1 थीटा 2 के इक्वल होगा, क्योंकि आप लोग ज़रा याद कीजिए, आप लोग बचपन में या छोटी क्लास में पढ़े हैं कि जब दो लाइंस पैरेलल हो और एक तीसरी लाइन उसे इंटरसेक्ट करता हो तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। तो बिल्कुल उसी तरह से ये दो पैरेलल लाइंस है L1 और L2 और ये x एक्सिस के द्वारा इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, इंटरसेक्टेड बाय x एक्सिस। तो फिर क्या होगा, थीटा 1 और थीटा 2 इक्वल हो जाएंगे। आ रही बात समझ में। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, दोनों तरफ tan ले लेती हूँ, तो क्या होगा, tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2 हो जाएगा दोनों तरफ tan लेने पे। अब ये tan थीटा 1 क्या है, तो देखिए आप यहाँ पे ये जो tan थीटा 1 है वो है m1 और tan थीटा 2 है वो है m2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा 1 इज इक्वल टू m1 और tan थीटा 2 के जगह पे हम लिखेंगे m2। तो क्या आया जरा देखिए, लिखेंगे therefore slopes are equal, ठीक है ना। तो जब किसी प्लेन में दो लाइन पैरेलल था तो उस दोनों लाइन का स्लोप क्या आया, इक्वल आया। तो आप लोग याद रखिएगा कि जब भी किसी प्लेन में दो लाइन पैरेलल होगा तो उसका स्लोप इक्वल होगा। आई बात समझ में। अब इसे हम कन्वर्सली प्रूफ करते हैं, जैसे अभी हम प्रूफ किए ना कि अगर लाइन L1 L2 के पैरेलल है तो हमें क्या आया कि उस दोनों का स्लोप इक्वल होगा। अब मैं क्या करती हूँ, ये मान लेती हूँ कि M1 जो है लाइन फर्स्ट लाइन का स्लोप और M2 जो कि सेकेंड लाइन का स्लोप है वो इक्वल है। तो फिर देखते हैं कि क्या आता है। चलिए, तो क्या आएगा, दोनों लाइन पैरेलल आएगा, ठीक है ना। कन्वर्सली इसे हम प्रूफ करेंगे। कन्वर्सली if m1 is equal to m2, that is tan theta 1 is equal to tan theta 2। तो अब क्या होगा जरा देखिएगा, tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2, इससे आप क्या लाएंगे नेक्स्ट टर्म। तो देखिए आप यहाँ पे tan से tan कैंसिल करके थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 अगर सोच रहे होंगे तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे tan का मल्टीप्लिकेशन थीटा 1 के साथ या फिर थीटा 2 के साथ नहीं है। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि आप इसे कैंसिल कर देंगे। ये टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा 1 है एंड टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा 2 है, ठीक है ना। तो देखिए आप यहाँ पे मैं आप लोगों को जब ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ा रही थी तो क्या पढ़ाई थी, tan x इज इक्वल टू tan y implies that x इज इक्वल टू y, हाँ implies that नहीं tan x इज इक्वल टू tan y implies that x इज इक्वल टू n pi plus y where n belongs to I। आ रही है बात समझ में कि tan x इज इक्वल टू tan y implies that x इज इक्वल टू n pi plus y where n belongs to I, where I is set of integers। ये मैं आप लोगों को बताई थी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2 है तो आप इसका यूज करके यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये लिख देते हैं थीटा 1 इज इक्वल टू n pi प्लस y, मतलब नेक्स्ट वाला थीटा 2, ठीक है, where n belongs to I। आ रही बात समझ में। अब जरा देखिए यहाँ पे आप तो इसके हेल्प से यहाँ का जो ये टर्म था उसके लिए नेक्स्ट टर्म ये लिख दिए। तो जरा देखिए आप यहाँ पे जो थीटा 1 है वो क्या होगा, n पाई प्लस थीटा 2 है ना। तो आप क्या है n पाई प्लस थीटा 2 और जहाँ पे n बिलोंग्स टू i सेट ऑफ इंटीजर। तो जब आप यहाँ पे इंटीजर्स लेंगे n के जगह पे, जैसे आप 1 लेंगे n के जगह पे तो क्या आएगा n पाई प्लस थीटा 2, मतलब n के जगह पे आप क्या ले रहे हैं 1, तो 1 पाई प्लस
थीटा 2 ये आ जाएगा, तो पाई प्लस थीटा 2 आ जाएगा थीटा 1 का वैल्यू, मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है थीटा 1 का वैल्यू। तो देखिए मैं आप लोगों को बताई थी कि इंक्लिनेशन जो होगा ना किसी भी स्ट्रेट लाइन का प्लेन पे, वो 0 से बड़ा होगा। ये मतलब थीटा जो होगा ना इंक्लिनेशन, वो 0 से बड़ा या बराबर और 180 डिग्री या पाई रेडियन से छोटा होगा। ये कंडीशन है इंक्लिनेशन के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो थीटा 1 है वो 180 डिग्री से ज़्यादा आ गया, पाई रेडियन से ज़्यादा आ गया, लेकिन हमें पाई रेडियन से कम ही लेना था। तो इसका मतलब आप n के जगह पे 1 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि n के जगह पे 1 पुट करने से थीटा 1 का वैल्यू काफ़ी बड़ा आ रहा है, नहीं कर सकते। तो जब 1 नहीं कर सकते तो 2, 3, 4, 5, 6 इसका तो बात ही खत्म कीजिए, क्योंकि उससे तो और भी बड़ा एंगल आ जाएगा। अब हम n के जगह पे निगेटिव वाला लेते हैं, कोई जैसे -1, तो n के जगह पे जब आप -1 लेंगे तो माइनस पाई प्लस थीटा 2 ये हो जाएगा। तो देखिए निगेटिव में एंगल है -पाई प्लस थीटा 2। थीटा 2 आपको क्या दिख रहा है? ऑब्ट्यूस एंगल दिख रहा है, मतलब 90 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा है। तो जब इसमें 90 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा, जो हल्का ज़्यादा है, उसे आप -180 डिग्री के साथ ऐड कीजिएगा ना, तो वो निगेटिव में ही एंगल आएगा। मतलब थीटा 1 का वैल्यू निगेटिव नहीं, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन तो निगेटिव हो ही नहीं सकता, 0 से बड़ा या 0 के इक्वल ही होगा। तो देखिए ये भी नहीं होगा, मतलब n का वैल्यू हम -1 भी नहीं रख सकते। तो -1 जब नहीं रख सकते तो -2, -3, -4 का तो बात ही खत्म कीजिए, क्योंकि उससे तो और भी मतलब निगेटिव में और बड़ा एंगल आते चला जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, n के जगह पे 0 पुट करेंगे। जैसे ही आप n की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये n पाई टर्म तो चला गया, रिमूव हो जाएगा, और बचेगा क्या, सिर्फ आपको थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। अब यहाँ पे क्या पुट किए हैं, पुट n इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, क्योंकि जब आप 0 पुट करेंगे तो उसी कंडीशन में आपके लिए ये जो इक्वेशन है वो सही होगा, ठीक है ना। थीटा 1 इज इक्वल टू n पाई प्लस थीटा 2 इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि स्लोप जो है वो क्या होगा, स्लोप 0 से बड़ा या बराबर और पाई से छोटा होगा। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम ये लाए हैं थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। आई बात समझ में? और यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 कैसे आया है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन के प्रॉपर्टी से। ये है ना प्रॉपर्टी टेंजेंट फंक्शन का, इसी के प्रॉपर्टी से हम यहाँ पे इस तरह से लाए हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब जरा देखिए थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 जैसे ही आया, मतलब इंक्लिनेशन इक्वल है, और इंक्लिनेशन इक्वल है इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे मैं नीचे लिखती हूँ, therefore lines are parallel, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो अब हम क्या लिख सकते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। हम देखिए एक बार तो प्रूफ किए कि लाइंस अगर पैरेलल हो तो उनके स्लोप इक्वल होंगे, और कन्वर्सली हम ये भी प्रूफ किए कि जब स्लोप इक्वल हो तो लाइंस पैरेलल होंगे। तो इसे हम एक नोट की तरह यहाँ पे लिख देती हूँ कि if two non-vertical lines are parallel then their slopes are equal। लेकिन कन्वर्सली भी तो इसे हम प्रूफ किए हैं ना, तो मैं ये लिखूंगी if two non-vertical lines are parallel then their slopes are equal, या फिर मैं ये लिखूंगी if two non-vertical lines are parallel if and only if their slopes are equal। जैसे ये देखिए मैं सीधे ये लिख देती हूँ, two non-vertical lines are parallel if and only if their slopes are equal। मतलब दो नॉन वर्टिकल लाइंस पैरेलल होंगे यदि और केवल यदि उनके स्लोप्स इक्वल हो।
रही बात समझ में? तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे कि यदि दो लाइंस किसी प्लेन में आपस में परपेंडिकुलर हो तो उस दोनों लाइंस के स्लोप के बीच क्या रिलेशन होगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक प्लेन ले लेती हूँ इस तरह से, एक्स वाई प्लेन। ये ओरिजिन है। मैं यहाँ पे दो इंटरसेक्टिंग लाइन ले लेती हूँ। ये फर्स्ट लाइन है L1 और ये सेकेंड लाइन है L2। ठीक है, फर्स्ट लाइन का स्लोप M1 और सेकेंड लाइन का स्लोप M2। फर्स्ट लाइन का इंक्लिनेशन θ1 और सेकेंड लाइन का इंक्लिनेशन θ2 है। तो इसका स्लोप M1 इज इक्वल टू tan θ1 होगा और इसका स्लोप M2 इज इक्वल टू tan θ2 होगा। आ रही बात समझ में? मैं ये दो लाइन ले ली हूँ इस तरह से, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इस दोनों लाइन के स्लोप के बीच क्या रिलेशन होगा, चलिए देखते हैं। इफ लाइन L1 इज, या फिर मैं ये लिख सकती हूं, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ लाइन्स आर perpendicular to each other, then if lines are perpendicular to each other, then ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि लाइंस जब परपेंडिकुलर होगा तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। और जब ये एंगल 90 डिग्री का होगा तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है θ2 वो दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो हम लिखेंगे θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस θ1। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो उसी की हेल्प से मैं यहाँ पे इस तरह से लिखती हूँ। अब जरा देखिए, मैं दोनों तरफ क्या करती हूँ, tan ले लेती हूँ। तो क्या होगा, tan θ2 इज इक्वल टू tan 90 डिग्री प्लस θ1। ठीक है, अब ये क्या होगा, tan θ2 इज इक्वल टू tan 90 डिग्री प्लस θ1, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जब थीटा हो तो tan क्या होता है, निगेटिव, और tan कॉट में चेंज हो जाता है जब 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा का कंडीशन हो। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉट θ1, और माइनस कॉट θ1 को आप -1/tan θ1 लिख सकते हैं। अब जरा देखिए, tan θ2 जो है उसे आप क्या लिखेंगे, tan θ2 इज इक्वल टू M2 एंड tan θ1 इज इक्वल टू M1, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन और ये स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। M2 इज इक्वल टू -1/M1, और इससे आप लिखेंगे M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। मीन्स जब किसी प्लेन में दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उस दोनों लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो मैं क्या की, दो परपेंडिकुलर लाइंस ले ली तो उसका स्लोप क्या आया, स्लोप का प्रोडक्ट क्या आया, -1 आया। अब कन्वर्सली इसे प्रूव करते हैं कि यदि किसी प्लेन में दो लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो तो वो दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब मैं ये प्रूव करूंगी। तो देखिए, कन्वर्सली M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1, means tan θ1 इंटू tan θ2 इज इक्वल टू -1। यहाँ से लिख सकते हैं tan θ2 इज इक्वल टू -1/tan θ1, ये लिख सकते हैं। अब जरा देखिए, इस तरह से इसे हम लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, tan θ2 इज इक्वल टू -cot θ1। अब ये -cot θ1 को आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, जैसे -cot θ को आप इस तरह से लिख सकते हैं tan 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है ना, या फिर आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, -cot θ को आप लिख सकते हैं tan θ -90 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं।
क्यों? आप इसे ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखिए tan 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, और ये tan 90 डिग्री माइनस थीटा तो है नहीं, ये तो थीटा माइनस 90 डिग्री है। तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस tan 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है, ठीक है ना। तो उसकी हेल्प से मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ। और tan 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan तो पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो इसी से हम इसके बदले ये और ये लिख सकते हैं। मतलब इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, tan 90 डिग्री प्लस थीटा 1 और tan थीटा 1 माइनस 90 डिग्री, tan 90 डिग्री प्लस थीटा 1 और tan थीटा 1 माइनस 90 डिग्री, ये हम लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में, मैं ऐसा क्यों लिखी हूँ सब आप लोग देख सकते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या आया, थीटा 2 इज इक्वल टू tan 90 डिग्री प्लस थीटा 1, या थीटा 2, ये सॉरी सिर्फ थीटा 2 की बात करें, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस 90 डिग्री। हम सिर्फ इस एंगल का बात कर रहे हैं। तो देखिए दोनों एंगल जो है यहाँ पे 90 डिग्री प्लस थीटा 1, तो थीटा 1 क्या है, एक एक्यूट एंगल है छोटा सा, और उसमें 90 डिग्री का एंगल आप जोड़ेंगे ना तो वो 180 डिग्री का नहीं आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये थीटा 1 एक एक्यूट एंगल है, और उसमें आप 90 डिग्री ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा, वो 180 डिग्री से कम ही आएगा। तो जब 180 डिग्री से कम हो एंगल, तो मैं अभी भी पढ़ाई थी कि tan x इज इक्वल टू tan y implies that x इज इक्वल टू y when एंगल, ये जो x और y है एंगल 0 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, उसके लिए है ये कंडीशन, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस थीटा 1, ठीक है, ये लिख सकते हैं। या फिर थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस 90 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फिर थीटा 2 उधर चला जाएगा तो थीटा 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप इसका थीटा 2 का इसके साथ कंपेरिजन करेंगे तो ठीक है, मतलब आप कुछ भी देख रहे हैं इस तरह से, थीटा 1 और थीटा 2 के बीच में जो रिलेशन आ रहा है वो 90 डिग्री से, मतलब दोनों जो एंगल है वो आपस में 90 डिग्री जो है ना उसका वो डिफरेंस है, उस दोनों एंगल के बीच का जो डिफरेंस है थीटा 1 और थीटा 2 के बीच का वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं thus थीटा 1 एंड थीटा 2 डिफर y 90 डिग्री, मतलब थीटा 1 और थीटा 2 के बीच का जो डिफरेंस है वो 90 डिग्री है। तो देखिए जब थीटा 1 थीटा 2 के बीच का डिफरेंस 90 डिग्री है, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि जरा देखिएगा ध्यान से, थीटा 2 बड़ा है और ये थीटा 1 छोटा है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस इक्वेशन के हेल्प से, थीटा 2 बड़ा है, थीटा 1 छोटा है, तो और ये बड़ा है 90 डिग्री ज़्यादा है इससे, तो हम लोग क्या जानते हैं कि इस दोनों एंगल का सम तो ये एंगल होता है, और इससे ये 90 डिग्री ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ये एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो एंगल है इस एंगल से 90 डिग्री ज़्यादा है। जैसे ये अगर मान के चलिए कि थीटा 2 120 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है, 90 डिग्री का डिफरेंस है दोनों में। तो हम तो जानते हैं कि थीटा 2 ये एंगल और ये एंगल के सम के इक्वल है, तो ये एंगल 30 डिग्री है तो ये जरूर 90 होगा, तब तो 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 होगा ना। तो जैसे ये एंगल 90 होगा, मतलब इसका दोनों का अगर डिफरेंस 90 है तो इसका मतलब है कि ये एंगल 90 होगा, और जैसे ही ये एंगल 90 होगा इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर है। तो लिखेंगे देयरफॉर लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आ रही बात समझ में कि लाइन्स जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब जरा देखिए, मैं कन्वर्सली भी इसे प्रूफ कर दी कि जब m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होगा तब जो दोनों लाइन्स होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे। तो इस दोनों कंडीशंस को देखते हुए मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ, क्या लिखूंगी, नोट में लिखूंगी टू नॉन वर्टिकल लाइन्स,
are perpendicular to each other if and only if the reciprocal of negative reciprocal of their slopes, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जरा देखिएगा मैं क्या लिखती हूँ, जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा। Two non-vertical lines are perpendicular to each other if and only if their slopes are reciprocal to each other. Their slopes are negative reciprocal to each other. ठीक है ना, आ रही बात समझ में। टू नॉन वर्टिकल लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो देखिए यहाँ पे मैं ऐसा लिखती हूँ, इसका मतलब ये है m1 इज इक्वल टू -1/m2, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्लोप जो है निगेटिव रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, और इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है ना, तो आ गई आप लोगों को समझ में। आप लोगों को सीधे याद रखना है कि जब लाइंस पैरेलल होंगे तो उस दोनों लाइंस के स्लोप इक्वल होंगे, और जब लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उस दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, या फिर क्या लिखेंगे, उस दोनों लाइंस